नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए कृषि विज्ञान का रैपिड रिवीजन देखेंगे, जिसमें हमने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी का वर्गीकरण देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय देसी नस्लें कौन सी है? तो कौन कौन सी है? ये है असील, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कड़कनाथ, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चीतागोंग और मीरी, ये असम में पाई जाती है। फिर है मेवारी, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। और निकोबारी और उत्तरा, ये पाई जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखते हैं अमेरिकी नस्लें कौन सी हैं। तो अमेरिकी नस्लें कौन सी हैं? ये है न्यू हैप्शायर, प्लाई माउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड, ये जो है अमेरिकी नस्लें हैं मुर्गियों की। चलिए आगे देखते हैं अंग्रेजी नस्लें कौन सी हैं। तो ये है सेसेक्स, रेड कैप और एस्ट्रोलार्प। ठीक है, ये कौन सी है? ये अंग्रेजी नस्लों की प्रजातियों की वो है। आगे देखते हैं एशियाई नस्लें कौन कौन सी है। तो ये है ब्रह्मा, कोचीन और लैंगसन, ये एशिया की नस्लें हैं। आगे देखते हैं भूमध्य सागरीय नस्लें, व्हाइट लैंग हॉर्न, इटली की है ये, जिसमें अंडा उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। फिर एनकोना और मिनोरका। ठीक है, तो ये नस्लें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रमुख कुक्कुट रोग और उनके कारण। तो मुर्गियों में जो रोग होते हैं उनके कारण देखते हैं। मुर्गियों में 6 रोग का कारण क्या होता है? ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम एवियम, जीवाणु बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुक्कुट प्लेग, जो कि वायरस के द्वारा फैलता है। फिर है फाउल पॉक्स, चेचक, तो ये एबी एबी पॉक्स वायरस द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरेक्स रोग। तो मेरेक्स रोग वायरस के द्वारा फैलता है, इसका बचाव क्या है? तो 1-2 दिन की उम्र में मेरेक्स वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को। आगे देखते हैं खूनी पेचिस, कंसीडियसिस, ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और इसमें क्या है वाहक? तो वाहक होता है इसका कवरिडिग्हा। ठीक है, आगे देखते हैं बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है और H5 वायरस बोलते हैं इसे। ठीक है, आगे देखेंगे प्लूरम रोग, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर है रानीखेत, इसका दूसरा नाम है न्यू कैसल डिजीज। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। न्यू कैसल डिजीज रानीखेत का दूसरा नाम। फिर है पेरोसिस, तो ये होता है पोषण संबंधी रोग से, न्यूट्रिशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे लिकोरिस बीमारी की विशेषता क्या है? तो ये अंडों के माध्यम से चूजों में फैल जाती है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, हमने यहाँ पर रोग देख लिए। अब देखेंगे कुक्कुट पालन महत्वपूर्ण शब्दावली। तो 8 सप्ताह से 1 वर्ष आयु की मादा मुर्गी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्लेट। 8 सप्ताह की आयु के नर मादा बच्चे जो मांस हेतु होते हैं वो होते हैं बॉयलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 दिन का मुर्गी का बच्चा, ये कहलाता चिक। अधिक निकट संबंधियों में प्रजनन, ये होता है अंतर प्रजनन, इंटरनल इनब्रीडिंग कहते हैं इसे। फिर खराब नस्ल का शुद्ध नस्ल के साथ संस्करण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्रेडिंग अप, जर्दाबंदी। ठीक है, आगे देखते हैं पंख गिरना, पैरों का लड़खड़ाना क्या है? तो एक क्लच है, क्लच होना होता है। फिर निषेचन फर्टिलाइजेशन का स्थान, तो ये होता है अंडवाहिनी में। ठीक है, ओविडक्ट में। आगे देखते हैं, अब देखेंगे अंडे एवं उत्पादन, एग प्रोडक्शन स्टैट्स। अंडा सेना की अवधि कितनी होती है? ये होती है 21 दिन की, हैचिंग। ठीक है, अंडे में सफेदी का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 32%। ठीक है, आगे देखते हैं निषेचित अंडे में भ्रूण कितने दिन जीवित रहता है? तो 23 दिन जीवित रह सकता है निषेचित अंडे में भ्रूण। फिर अगला क्वेश्चन एक अंडे से ऊर्जा प्राप्त कितनी होती है? तो 80 कैलोरी होती है। अंडे का बाहरी कवच किसका बना होता है? तो कैल्शियम का बना होता है अंडे का बाहरी कवच। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुर्गियों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल, तो यह है लाइसिन, मीथियोनिस और सिस्टीन। ठीक है, अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुर्गी पालन में भारत की 3rd रैंक
किस किस की है, ठीक है। 3 नंबर कौन कौन है, तो पहले नंबर पे है तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, ठीक है, मुर्गी पालन। चलिए आगे देखते हैं। मत्स्य पालन, मछलियों का जीवन चक्र। तो मछलियों का जीवन चक्र देखेंगे, फिश फार्मिंग। मछली का जीवन चक्र कितने चरणों में बटा है, तो ये 6 चरणों में बटा होता है, ठीक है। तो पहला जो चरण होता है अंडा, ठीक है, एग बनता है, जो कि फूटने में 2 से 14 दिन लग जाते हैं। फिर अगला चरण होता है हैचिंग, अंडे फूटने के बाद छोटे शिशु होते हैं इसमें। फिर है स्पॉन, स्पॉन पानी में निषेचन की अवस्था को स्पॉन कहते हैं। फिर चौथा चरण है फ्राई, तो हैचिंग से विकसित होकर अलग होना क्या कहलाता है, फ्राई कहलाता है। फिर पांचवा चरण होता है फिगरलिंग, जिसमें आकार 5 से 15 सेंटीमीटर हो जाता है और वयस्क जैसा दिखती है मछलियां, ठीक है। फिर छठा चरण आता है ईयर लिंग, ठीक है, 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर जो समय आता है उसे कहते हैं ईयर लिंग। तो चलिए आगे देखते हैं। मछलियों का प्रवास, फिश माइग्रेशन। एनाडोम्स, एनाडोम्स समुद्र में रहती हैं, प्रजनन के लिए मीठे पानी नदियों में आती हैं, उदाहरण के लिए सेड। अब देखते हैं कैटाडोम्स, तो कैटाडोम्स मीठे पानी में रहती है और प्रजनन के लिए समुद्र में आती हैं, उदाहरण के लिए ईल और बैरेमुंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्फीड्रोमस, जो कि समुद्री मीठे पानी दोनों के बीच प्रवास, लेकिन प्रजनन के लिए नहीं, ठीक है, जैसे गोबी फिश और मुललेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण प्रवासी फुल्ली माइग्रेटर, तो ये लंबी दूरी तय करती है, उदाहरण के लिए टूना शार्क, ठीक है, इंपोर्टेंट है टूना शार्क। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य मत्स्य नस्लें और भोजन। मछली का प्राकृतिक भोजन क्या है, तो यह प्लवक प्लैंकटन, ठीक है, इसमें होता है फाइटो और जू प्लैंकटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोइना क्या है, तो एक प्रकार का जंतु प्लवक है मोइना, इंपोर्टेंट है ये। वायु श्वासी मछली, ठीक है, एयर ब्रीथिंग कौन सी होती है, तो होती है भांगुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मेजर कॉर्प MIC ये कहा है, तो ये कतला, रोहू और मृगाल होती है, ठीक है, भारतीय मेजर कॉर्प बोलते हैं। फिर है विदेशी कॉर्प, तो ये होती है सिल्वर ग्रास कॉमन कॉर्प, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं ट्राउट मछलियां, तो ठंडे स्वच्छ व बहते पानी की मछली होती है ये, और जिसका तापमान 5 डिग्री से 20 डिग्री तक होना चाहिए, और पाई जाती है कहाँ पर, हिमालय के उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। मूल स्थान कहाँ है, तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका इसका मूल स्थान है, और ये मांसाहारी मछली होती है, ठीक है, ट्राउट मछली। तो चलिए आगे देखते हैं। जलीय वातावरण और गुणवत्ता। मछली पालन हेतु जलीय पीएच कितना होता है, तो ये होता है 6.5 से 8.5 के मध्य, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। अब देखते हैं सामान्य जलीय ताप, तो ये 25 डिग्री से 35 डिग्री तक होना चाहिए सामान्य जलीय ताप। फिर है जल की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, तो 8 से 15 सेंटीमीटर तक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों में बीमारियां प्राय किस कारण होती हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव जीवों के कारण मछलियों में अधिकतर बीमारियां होती हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। मत्स्य पालन विविध प्रकार। विज्ञान की भाषा में मछली पालन को क्या कहते हैं, तो पीसी कल्चर कहते हैं मछली पालन में, इंपोर्टेंट है। सेलफिश फार्मिंग क्या है, इसमें कवच वाले जीव आते हैं, जैसे केकड़ा, झींगा, श्रिम्प और प्रॉन, ठीक है, ये कवच वाले जो जीव आते हैं इसके फार्मिंग को कहते हैं सेलफिश फार्मिंग, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कहते हैं मछली उपयोग में विश्व में प्रथम कौन सा है, तो वह जापान। मछली के तेल में प्रचुर विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। मछली के शरीर में औसत प्रोटीन, तो 15 से 20% तक प्रोटीन होता है मछली में। PM मत्स्य संपदा योजना की लागत कितनी है, तो ये 20,050 करोड़, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखते हैं मधुमक्खी पालन, जैविक वर्गीकरण, एपीकल्चर, ठीक है। संघ, फाइलम, तो ये मधुमक्खी पालन आर्थ्रोपोडा में आता है। वर्ग कौन सी वर्ग में आता है, तो इंसेक्ट वर्ग में आता है, हेक्सापोडा में, ठीक है। अब देखते हैं गण, ऑर्डर, तो ऑर्डर होता है इसका हाइमेनो
हाइमेनोप्लेट्रा, ठीक है, हाइमेनोप्लेट्रा गर्म ऑर्डर में आता है। फिर देखते कोलिया फैमिली, तो ये एपिडी कुल की होती है, ठीक है, मधुमक्खी। और देखते हैं मधुमक्खी कैसा कीट है, तो एक तरह का सामाजिक कीट है, इसमें अनिषेच जनन पाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं मधुमक्खियों की प्रमुख प्रजातियां। एपिस इंडिका, तो ये एशियन भारतीय जो कि भंवर मक्खी होती है, ठीक है, और ये 8 से 10 किलो शहद देती है प्रति वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं एपिस मेलिफेरा, तो ये एक तरह की यूरोपीय मधुमक्खी है जो कि सर्वाधिक शहद देती है, ठीक है, और ये 25 से 40 किलो प्रति किलोग्राम प्रति वर्ष देती है शहद, और 1965 में पता चला था इसके बारे में। फिर है एपिस मेलिपोना, जो कि डंपर मधुमक्खी है, और इसमें डंक रहित है, ठीक है, इसमें डंक नहीं होता और बहुत कम शहद देती है जो कि। फिर है एपिस डोरसाटा, ये रॉक भी है एक तरह की, पहाड़ों में पाई जाती है, हिल हनी भी कहते हैं इसे, ठीक है, सबसे बड़ी है और आक्रामक होती है, एग्रेसिव, और चट्टानों में रहती है। फिर है एपिस फ्लोरिया, तो ये सबसे छोटी मक्खी होती है और आकार में सबसे छोटी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब देखते हैं छत्ते का समाज, तो छत्ते में एक रानी होती है मधुमक्खी, इसका कार्य होता है केवल जनन का, रिप्रोडक्शन का, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कौन करता है, खाली जो रानी मक्खी होती है वो करती है। इसकी लंबाई 15 से 20 मिलीमीटर होती है और अपने जीवन में 15,000 अंडे देती है, और मैथुन के लिए 3 दिन बाद अंडे देती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं वर्कर, तो इसमें वर्कर मक्खी भी होती है, ठीक है, ये बांझ मादाएं होती हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये शहद पराग लाना, छत्ते की सफाई करना आदि काम करती हैं, श्रमिक वर्कर बीज, ठीक है। फिर होती है नर, ठीक है, नर मक्खी, ड्रोन भी कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, रानी मक्खी के साथ मैथुन करना, ठीक है। फिर मैथुन क्रिया कब होती है, तो उड़ते समय, वाइल्ड फ्लाइंग के टाइम पर मैथुन क्रिया होती है। तो चलिए आगे देखते हैं मधुमक्खी की शारीरिक संरचना। शरीर कितने भागों में बटा होता है मधुमक्खी का, तो 3 भागों में बटा होता है, सिर, हेड, वक्ष, थ्रोट, और उदर होता है एब्डोमेन, ठीक है, तो 3 भागों में होता है, सिर, वक्ष और उदर। फिर सिर पर कितने नेत्र होते हैं, तो एक जोड़ा संयुक्त नेत्र होते हैं, और कंपाउंड और मध्य पृष्ठ पर 3 सरल नेत्र होते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको। मुखांग कैसा होता है, तो रेतने वाला होता है, च्युइंग, ठीक है, एंड लैपिंग, सैंडिंग। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिर के दोनों ओर कितनी श्रृंगिका होती हैं, तो एक एक होती है, मतलब कुल दो होती हैं श्रृंगिकाएं, ठीक है। अब आगे देखते हैं रानी और नर मक्खी का विकास किन अंडों से होता है, तो ये निषेचित फर्टिलाइज और अनिषेचित अनफर्टिलाइज दोनों ही अंडों से इनका विकास होता है। चलिए आगे देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज देखेंगे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा AGTA के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेंडल ने, पहला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने अपने संस्करण प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था, तो मेंडल ने उद्यान मटर, गार्डन पी का यूज किया था। तो इसे पाइसम सैटाइवम बार हॉर्टेंस कहते हैं, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे में कुल कितने लक्षणों का अध्ययन किया, तो 14 लक्षणों का अध्ययन किया था, अर्थात 7 जोड़ों का। आगे देखते हैं ट्रेट ट्री, ठीक है, ये ट्रेट ट्री देखते हैं इसमें क्या क्या कौन कौन से भाग है। तो ये तना है, ये फूल है, ये फली है, ये बीज है, ठीक है। अब देखते हैं मेंडल के 7 जोड़े लक्षण क्या क्या आते हैं। तो अंग प्रभावी और अप्रभावी देखते हैं। तो बीज, सीड्स, इनका आकार कैसा होता था, गोल होता था और रंग था पीला, आकार झुर्रीदार और रंग हरा होता था, ठीक है। फिर देखते हैं तना, जो स्टेम है, ऊंचाई लंबा होता था, ऊंचा तना, और इसकी जो ऊंचाई है बौना होता था, ठीक है, मतलब प्रभाव जो है ऊंचा और अप्रभावी बौना। फिर देखते हैं फूल, तो फूल का रंग बैंगनी होता था और स्थिति कक्षीय होती थी प्रभाव में, और अगर अप्रभावी रहे तो सफेद रंग का होता था।
और स्थिति शीर्ष अस्त होती है, ठीक है, टर्मिनल। आ जाते हैं फली पॉड। तो रंग हरा, आकार फूली हुई, ठीक है, कैसे प्रभावी है उसमें, और अप्रभावी में रंग पीला रहता है और आकार सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये 7 जोड़े के लक्षण है, ठीक है, याद रखने आपको। मेंडल ने मटर के किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया था? तो पत्ती के आकारों का, लीव साइज का अध्ययन नहीं किया था, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किसका अध्ययन नहीं किया था, तो पत्ती के आकारों का अध्ययन नहीं किया था। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मोनोहाइब्रिडिंग क्रॉस की F2 पीढ़ी का जीनोटिपिक अनुपात क्या है? तो होता है 1:1, ठीक है, एक संकर क्रॉस है जो कि, तो जीनोटिपिक अनुपात 3.1 होता है। चलो आगे देखते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसे, ठीक है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इंपोर्टेंट। आनुवांशिक अनुपात निकालने के लिए पन्नेट स्क्वायर का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? वैज्ञानिक थे आर पन्नेट ने, ठीक है, इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस अनुपात। तो क्रॉस का प्रकार है यहाँ, और फिनोटाइप और जीनोटाइप दिए गए। तो देखते हैं पूर्ण प्रभाविता, कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? फिनोटाइप में 3:1 होता है और जीनोटाइप में 1:2:1 होता है। फिर है अपूर्ण प्रभाविता, जिसमें फिनोटाइप का जो अनुपात है 1:2:1 होता है और जीनोटाइप में भी 1:2:1 होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है सह प्रभाविता को ऑर्डिनेंस में, तो फिनोटाइप में 1:2:1 होता है और सेम ही जीनोटाइप में होता है 1:2:1, ठीक है। तो याद रखना आपको केवल पूर्ण प्रभावित का फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है, जबकि बाकी का 1:2:1 होता है, ठीक है। याद रखना है बस आपको पूर्ण प्रभाविता वाला फिनोटाइप जिसका 3:1 होता है और बाकी 1:2:1 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं लक्षण और लक्षण एक साथ। तो केवल ऊंचाई लक्षण में केवल ऊंचाई लेते हैं और लक्षण एक साथ में रंग लेते हैं और आकार लेते हैं, ठीक है, और हाइब्रिडिंग क्रॉस हो जाता है। फिर हाइब्रिडिंग क्रॉस क्या है? द्विसंकर, जब दो लक्षणों को एक साथ अध्ययन किया जाता है, जैसे बीजों का आकार प्लस बीज का रंग, तो इसे क्या कहेंगे हम? हाइब्रिडिंग कहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर हाइब्रिडिंग क्रॉस का फिनोटिपिकल अनुपात क्या होता है? तो ये है 9:3:3:1, ठीक है, जिसमें 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन और 3 विंकल्ड येलो और 1 विंकल्ड ग्रीन होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होने वाली वंशागति को क्या कहते हैं? तो इसे कोशिका द्रव्य वंशागति कहते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अन्य नाम क्या हैं और क्यों? तो एक जनकीय, ठीक है, यूनिपेरेंटल कहते हैं क्योंकि केवल एक पेरेंट के लक्षण आगे जाते हैं इसमें। फिर है केंद्रक वाह है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, क्योंकि ये जीन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, कहाँ पर? साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो इसे एक जनीय कहते हैं, केंद्रक बाह्य कहते हैं और मात्रक कहते हैं, मैटरनल, क्योंकि मुख्य रूप से माँ के लक्षण ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसे मैटरनल भी कहते हैं, मात्रक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन और उत्तर। कोशिका द्रव्य वंशागति की खोज किसने की? तो कोशिका द्रव्य वंशागति की खोज कार्ल कॉरेक्स ने की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर गेहूं के रंग में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंट किसने सिद्ध किया? तो ये तो निकलसन एलन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। निकलसन एलन ने गेहूं के रंग में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को सिद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये थे NI वाली लॉ, ठीक है, NI वाली लॉ, इंपोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। एक जीन बराबर एक इकाई। तो अब देखते हैं, जब एक अकेली जीन कई लक्षणों को नियंत्रित करती है तो इसे प्लियोटीपी कहते हैं, ठीक है, प्लियोट्रॉपी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक होशियार बच्चा जो सारे विषय खुद पढ़ता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब बहुत सारी जीन्स मिलकर केवल एक लक्षण को नियंत्रित करती हैं तो इसे पॉलीजेनिक कहते हैं।
उदाहरण के लिए एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कई टीचर लगे हों। फिर अगला क्वेश्चन है, जब एक जीन दूसरी जीन के प्रभाव से छिपा या दबा होता है, ठीक है, दबा या छिपा देती है एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को, तो इसे एपिस्टेटिस कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेटिस में क्या होता है, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक